गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने फ्रिक्शंस का बताया था और उसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था एंगल ऑफ रिपोल। एंगल ऑफ रिपोल जिसको हम लोग विराम कोण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें हम एक फोटो से समझाते हैं। ये आप इंक्लाइंड प्लेन है, ये आप देखो ये प्लेन आपका इंक्लाइंड है, इस पे एक वस्तु रखा गया है ऐसे, और ये कोण, बात को समझिए, ये जो कोण है ना, समतल कोण का, ये जो कोण है समतल कोण, समतल का चरण कोण है। ठीक है, ये जो आप एंगल देख रहे हो ये समतल का चरण कोण है। ठीक है ना, और यही चरण कोण इस वस्तु के लिए और ये नत समतल इंक्लाइंड सरफेस के लिए आपका विराम कोण कहलाता है। विराम का अर्थ क्या होता है? स्थिर, है ना। तो जब स्थिर की हम बात करते हैं तो उस केस में ये वस्तु हमारा अभी तक स्थिर रखा हुआ है ना। तो जिस एंगल पे अगर कोई वस्तु नत समतल पर विराम अवस्था में रहे, ठीक है ना, जिस एंगल पे कोई वस्तु नत समतल या इंक्लाइंड सरफेस पर विराम अवस्था में रहे, वह कोण इस वस्तु के लिए और इस नत समतल के लिए विराम कोण कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यदि कोई वस्तु किसी नत समतल पर, नत समतल को हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड सरफेस, रखी हो, ठीक है, तो वह चरम कोण कहलाता है समतल का। ठीक है, यानी यदि किसी वस्तु को इस पे रखा गया है नत समतल पे तो वह चरम कोण, ठीक है, समतल कहलाता है, समतल का चरम कोण। यदि कोण को बढ़ाया जाए तो वस्तु स्वयं ही फिसलने लगती है। ठीक है, तो चरम कोण समतल का ही वस्तु और नत समतल के लिए विराम कोण कहलाता है। बात समझ में आ गया? इतना लंबा चौड़ा समझने की बात नहीं है,
अगर हम आपसे चरम कोण की बात करें या विराम कोण की बात करें, जैसे ये वस्तु आप इंक्लाइन पे रखा हुआ है, तो जब ये वस्तु किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है तो ये आपके ये सरफेस पे, ये समतल पे ये कोई कोण बना रहे हैं। अब इस एंगल पे ये वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है। जैसे ही ये एंगल को आप बढ़ाइए वो वस्तु गिरना शुरू हो जाएगा। तो कहता है कि समतल कोण का वह चरम कोण जिस कोण पे वस्तु जो होता है इंक्लाइंड सरफेस पे विराम अवस्था में रहे, उसी कोण को वस्तु के लिए या नत समतल के लिए हम लोग विराम कोण, बड़ा सिंपल था। अब मिटाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m है, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल तो लग रहा होगा। तो F बराबर म्यू आर होता है और म्यू आर के जगह पे mg cos थीटा। तो याद रख लीजिए F बराबर म्यू जी म्यू mg cos थीटा, ये आपका घर्षण बल लगा। इसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। आइए, इसका द्रव्यमान है जी आपका ये है, थीटा ये। चलिए आइए, घर्षण गुणांक हो गया। ठीक है, ये था आपका एंगल ऑफ रिपोज, जो पिछले क्लास में हमारा ये टॉपिक छोटा हुआ। चलिए मिटा रहे हैं बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है ना, R बराबर v स्क्वायर है ना बाई म्यू जी, ये कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। भी वस्तु का वेग, ठीक है, आप वृत्ताकार पथ की त्रिज्या म्यू घर्षण गुणांक आजी गोत्वीय आप यहां पे देख रहे हो 1 2 3 4 है ना। अब यहां से क्वेश्चन हमारा कैसा बनता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन आपसे बनता है यदि कोई स्कूटर भी वेग से जा रही है तो वृत्ताकार पथ का त्रिज्या
क्या होना चाहिए ताकि स्कूटर सवार बिना फिसले जा सके जब घर्षण गुणांक म्यू है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा छोटा सा क्वेश्चन से याद करने का चीज है। अगर आप किसी सर्कल यानी वृत्ताकार पथ पे गाड़ी को चला रहे हो, तो जब वृत्ताकार पथ पे गाड़ी को चलाते हैं तो हम किस वेग से जा रहे हैं, यानी v वेग से जा रहे हैं, और हमारे गाड़ी का जो टायर है और रोड के बीच का जो घर्षण गुणांक है वो म्यू है आपका। तो कहता है कि वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होनी चाहिए ताकि स्कूटर सवार बिना फिसले वहां से जा सके। तो आपका आंसर होगा r बराबर v स्क्वायर बटा म्यू। ये इसका आंसर डायरेक्ट एक व्यंजक के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई झोला नहीं। चलिए मिटा रहे हैं बाबू, उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। चलिए अब यहीं पे आते हैं, क्वेश्चंस आपका देखते हैं, ठीक है ना। यहीं पे न्यूमेरिकल से बना हुआ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम घर्षण गुणांक 0.2 ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमको पूरा क्वेश्चन ही चेंज करके छोड़िए। क्वेश्चन आइए, यदि कोई स्कूटर सवार 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर किस वेग से जाएगा ताकि स्कूटर ना फिसले जब घर्षण गुणांक 0.2। चलिए यहां तक बच्चों, जैसा कि हमने बात किया था, फॉर्मूला r बराबर v स्क्वायर बटा म्यू जी, यही एक फॉर्मूला घर्षण गुणांक त्रिज्या की बात करें तो। अब आइए यहां से हमको v निकालना, v स्क्वायर बराबर r म्यू जी। r के जगह पे 0.8 हो गया, r के जगह पे, म्यू के जगह पे 0.2, g के जगह पे 10, यानी 8 गुने 2 v स्क्वायर बराबर 16, v बराबर 4 मीटर प्रति।
तो स्कूटर इस वेग से जाता है ना, इस वेग से जाता है तो गाड़ी बिना फिसले वहां से। अब इसी क्वेश्चंस को देखिए, यदि कोई स्कूटर सवार, ठीक है पहले समझिए क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमने बता दिया वृत्ताकार पथ का त्रिज्या r दिया हुआ है, मतलब 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्कूटर का वेग पूछ रहा था और स्कूटर के टायर और सड़क का घर्षण गुणांक दिया हुआ है, ताकि स्कूटर बिना फिसले आपको क्या करे, वो जा सके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हम आते हैं, उतार लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई स्कूटर सवार 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है, ठीक है, ताकि स्कूटर ना फिसले, जब घर्षण गुणांक 0.2 है, तो R का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन मैंने बदल दिया, सीधा आपसे पूछा R का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, बहुआ B मतलब 16, 0.2 गुने 10, 16/2 यानी 8। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, यानी 3 को हमने कर चुका। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए गुड, आप लोग बहुत समझदार हैं जी, उम्मीद करते हैं। सरगुण आपने कमेंट किया था कि सर बोर्ड पे छोटा छोटा दिखाई देता है, मैंने प्रयास किया बड़ा बड़ा लिखने का, थोड़ा सा आप भी प्रयास करो, थोड़ा सा आप भी मैनेज करो सीखने का, है ना, क्योंकि अगर आवाज के साथ आप इसको मिलाओगे तो प्रॉब्लम कहीं नहीं हो रही, और मैंने आज बड़ा बड़ा भी लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला चीज ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, ये एक सीधी सड़क है, क्या है, सीधा रोड है, सीधी सड़क है, ठीक है, और यहां पे कोई गाड़ी u वेग से जा रही है। ये सीधी रोड है, गाड़ी u वेग से जा रही है, और म्यू जो है इसका घर्षण गुणांक। तो यहां पे आपसे पूछता है कि वह न्यूनतम दूरी निकालो, वह न्यूनतम दूरी निकालो जिसके बाद वह गाड़ी विराम अवस्था में आ जाए। अगर जैसे साइकिल की बात करते हैं, हम एक बार पैडल मार दिए, घर्षण गुणांक दिया हुआ, तो जब दोबारा हम पैडल नहीं मारेंगे तो एक ऐसी दूरी आएगी जिसके बाद हमारी साइकिल जो होगी विराम अवस्था में होगी। अगर हम बाइक की बात करें, हम बाइक को एक एक्सीलरेटर लेके और छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम एक्सीलरेटर को न बढ़ाते हैं, तो भैया एक ऐसा न्यूनतम दूरी होगा जिसके बाद वो हमारा स्कूटर विराम अवस्था में आएगा। ठीक है, तो बात समझ लीजिए।
गाड़ी u वेग से जा रही है, म्यू घर्षण गुणांक है, सीधी सड़क है भैया, न्यूनतम दूरी जब वस्तु या गाड़ी विराम में हो आ जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर यू स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। बड़ा लिख देते हैं सर्वन बाय 2 म्यू जी, ये फॉर्मूला एस बराबर यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। ये क्वेश्चंस आपके दे सकते हैं डायरेक्ट वे में कि कोई गाड़ी u वेग से जा रही है, गाड़ी के टायर यानी और उसके सड़क के बीच का घर्षण गुणांक म्यू है, तो वो न्यूनतम दूरी किस व्यंजक से प्राप्त की जा सकती है। आया समझ में बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे बढ़िए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु, कोई गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलना शुरू हो रही है, कर रही है, एक मिनट, 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से सीधी सड़क पर चल रही है, तो वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करे जब वस्तु विराम में आ जाए। यहीं पे इसी फॉर्मूला पे आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है स्कूटर चल रही है या सीधे सड़क पे जा रही है ना, एक न्यूनतम दूरी निकालो जब वस्तु विराम में आ जाए। तो u हमारा कितना दिया हुआ, 20 यानी 20 का स्क्वायर बटा 2 गुने, यानी यहाँ पे घर्षण गुणांक हम लोग ले ले 0.2 और g बराबर 10 ले लीजिए। 0.2 गुने 10 यानी 400 बटा, देख लीजिए यहाँ पे वो अच्छा हो जाएगा, यानी 100 मीटर। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये था, लगता है कि चौथा प्रश्न बाटे हमको याद नहीं है, देख लीजिएगा, इसके पहले का नंबरिंग मिला दीजिएगा। आई बात हमें न्यूनतम दूरी समझ में आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस, तो हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। अब हमको नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चंस बचा हुआ है ना कि आपको हम लोग कराएं। तो चलिए, क्वेश्चंस लगभग आपका हो चुका है, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं।
ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा फ्रिक्शंस का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुका है। इसी न्यूमेरिकल पे एक न्यूनतम दूरी निकालने की बात आती थी और एक आपका आता था वो, और एक यहाँ पे क्वेश्चंस आता है, जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे ये वस्तु है और ये यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि 5 केजी है और घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान जो होता है 0.2 है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो जैसा कि आपको मालूम है A बराबर म्यू mg cos थीटा, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री है ना। तो इसके अनुसार क्वेश्चन आपका अपने से दिया रहेगा कि जैसे विराम कोण जो कर रहा है कि 60 डिग्री है ना ये, उसके बाद इसका द्रव्यमान दिया हुआ ये दिया, सारा चीज दिया रहेगा इंफॉर्मेशन, और घर्षण बल बोलेगा। तो ये बराबर म्यू जी cos थीटा, म्यू के जगह पे 0.2 गुने 5 गुने 10 गुने cos 60 डिग्री हो गया, इसका 2 हो जाएगा, और 2 आप 10 गुने cos 60 का मान 1/2, यानी यहाँ पे 5 न्यूटन आपका। बस फ्रिक्शन हमारा हो चुका है। हम अगले वीडियो में आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस को लेके। उससे पहले मैं अपने बच्चों से एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि मैंने लाइट का क्लास और करंट का क्लास बहुत अच्छे से कराया था, आप उसको रिवीजन करके रखिए। यहाँ पे हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा देंगे हम, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये हमारा जितना भी इधर चल रहा है आपका 2-3 वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो हम नहीं पढ़ाए हैं सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात करते हैं, 2-4 क्लास में मेरा इधर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मैग्नेटिक में आएंगे यानी चुंबकत्व में आएंगे, और उसके बाद फिर हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सिंपल पेंडुलम सरल गोलक पे न्यूमेरिकल का वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे। हम आ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास टाइम है। हम कोशिश करेंगे कि आपका 5-7 में आते आते सारा वीडियो आपके पास हो जाए। तब तक के लिए आपसे हम माफी मांगेंगे। गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में वीडियो को ना छोड़े, तो हमें क्योंकि पता चलता है कि लोग कितना वीडियो को देख पा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग देखिए इस वीडियो को, न्यूमेरिकल्स है, आप समझिए इसको, है ना। चलिए।